कंजर्वेशन। This call is now being recorded. एक्स टू कंजर्वेशन क्या होता है, जो हम बाहर की तरफ जाके लोकेशन के ऊपर डायरेक्टली जो भी स्पीशीज है उसको हम जगह पे जाके प्रोटेक्ट करते हैं, करने की जगह उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कराते हैं। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि आसाम के अंदर एलिफेंट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर वहीं पे हमने नेशनल पार्क बना दिया, दैट इज इन सिटू। हमने बनाया केरला में एंड वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया ऑर्गेनिज्म को, दैट इज एक्स सिटू। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? पहला है biodiversity hotspots, second Amazon rainforest, third Himalayan region, fourth wildlife safari parks. Now आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अमेजोन और हिमालयन जो हैं ये इन सिटू कंजर्वेशन है, क्योंकि उस जगह पे ही किया है, ऑन द सेम लोकेशन इटसेल्फ। जबकि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बदलते रहते हैं, जैसे किसी शहर में अभी नहीं है बट आफ्टर 5 to 10 years गवर्नमेंट जू या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क कर सकती है, वाइल्ड सफारी पार्क्स। तो वो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। सेकंड, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम लॉस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। हेम्बोल्ट साइंटिस्ट ने कौन सा ये दिया था फर्स्ट टाइम एक लॉ? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, थर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन एंड फोर्थ इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब हमें याद है कि वो उन्होंने दिया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अंदर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने फर्स्ट टाइम स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप समझा था कि अगर स्पीशीज किसी फिक्स एरिया में ज़्यादा है तो पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे इक्वेटर के अपोज जाएंगे टुवर्ड्स पोल कम होने लगती है। Third, the region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is called as। देखो ये थोड़ा सा डीपर पार्ट है, पहले आता था बट we'll discuss is जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो जोन्स में बांटे जाते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में बांटे जाते हैं। तो जैसे सबसे पहला जोन जो होता है वो होता है, एंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है कोर जोन। ये वो बायोस्फीयर का पार्ट है जो अनडिस्टर्ब रखा जाता है और लीगली उसमें ह्यूमन एक्टिविटी परमिशन नहीं होती है, एकदम सेंट्रल की। आप 3 सर्कल इमेजिन करो, तो सर्कल के अंदर जो सबसे अंदर वाला सर्कल डेट इज कोर जोन, वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ एनिमल को या प्लांट की स्पीशीज को प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है लिटिल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन बफर जोन। बफर जोन है नेक्स्ट नंबर का, पहले कोर जोन फिर बफर जोन एंड देन एकदम बाहर की तरफ है रिस्टोरेशन एरिया या सेटलमेंट वाला एरिया। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 जोन्स में हमने इसको डिवाइड किया है, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन एंड रिस्टोरेशन जोन। तो किस में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल परमिट नहीं होती? कोर जोन के अंदर। हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैव बीन identified till death by Norman Mailer 1725, 34 and 43। अगर आपको याद होगा तो जो नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर दिया था बायोडाइवर्सिटीज, तो करंटली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। कितने? 34। ये सर हाँ सर। तो हाँ सर। इसमें थोड़ी देर जूम हो सकती, प्लीज कर दो थोड़ी सकती है तो उनको पटियाला स्कूल से मैसेज आ रहा है, ओके ओके सर, क्लियर हो रहा है। ओके ओके। अब ठीक है सर, डन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर गुड, रहे हैं। पटियाला स्कूल अब ठीक है। ओके, सो
हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स नॉर्मन मेयर्स ने अब तक हमें बोले हैं? तो टू रिमेम्बर दैट, नॉर्मन मेयर ने हमें बोले थे कि टोटल 34 हॉटस्पॉट्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रीजन में बायोस्फीयर के फॉर्म में। ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो डाटा बेस क्वेश्चन है। तो मैंने पहले बोला है कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सबसे ज़्यादा स्टैट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। प्लस जितने साइंटिस्ट ने जो डाटा दिए हैं या जो थ्योरी दी है उसके ऊपर, तो नॉर्मन मेयर्स ने ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर, बायोस्फीयर के ऊपर या हॉटस्पॉट्स के ऊपर एक थ्योरी दी थी, और उन्होंने बोला था 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अब तक आइडेंटिफाइड हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। पहला है एरेनकाइमा ओपेंटिया एज पिरामिड बायोम, 5th नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फिर पार्थेनियम, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड स्ट्रैटिफैक्शन पॉपुलेशन। नाउ हमें याद है, हमने पढ़ा था एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर कि कोई न्यू स्पीशीज़ या फॉरेन स्पीशीज़ किसी न्यू एरिया में अगर हम अलाउ करते हैं तो उससे एक नेचुरल पॉपुलेशन या जो पहले से रह रही पॉपुलेशन है वो लॉस हो जाती है। तो उसमें हमने पार्थेनियम या नॉर्मल ग्रास का एग्जांपल देखा था, जिसका नाम था पार्थेनियन हिस्ट्रोफोरस। तो वो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी थी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने बहुत सारी नेचुरल या जो प्री रहने वाली स्पीशीज थी उनको एक्सटेंड किया था। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ we'll see next question, 6th, रेड लिस्ट कंटेंट डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट क्या होती है? ये एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ का मोस्टली रेड डाटा बुक जो है वो मोस्टली एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ या जो फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन उनको कंट्रोल करती है। तो रेड डाटा बुक जो है ये कब से इनिशिएट हुई है, ये आप ऐड कर सकते हो चाहे तो 1963 से। कब से? 1963 से ये हर साल कुछ एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज़ के वो लिस्ट जारी करती है जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एंड गवर्नमेंट उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाती है। कब से स्टार्ट हुआ था? 1963। और ये इसका मेन फंक्शन क्या है? एंडेंजर्ड होने वाले स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के नाम वो लिस्टिंग करते हैं। तो रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट, पहला। सेकेंड, प्लांट्स whose products are in international trade। थर्ड, थ्रेटेंड स्पीशीज। एंड फोर्थ, मरीन वर्टिब्रेट्स ओनली। तो हमने पहले ही बोला कि रेड डाटा बुक ऐसे स्पीशीज को डिसाइड करता है जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो एक्सटिंक्ट होना मतलब थ्रेटेंड स्पीशीज। ओके, तो 6th का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। Which of the following national park is home to the famous musk deer और हैंगर? देखो बहुत सारे नेशनल पार्क जो फेमस है, जैसे काजीरंगा, रणथंबोर। तो कुछ कुछ नेशनल पार्क्स के स्पेशल लोकेशन और वो कौन से स्पेशल एनिमल्स को रिसाइड करते हैं, ये जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा हम वैसे वैसे उसको लर्न करते जाएंगे। अब केबुल लैमजो नेशनल पार्क मणिपुर, नेशनल पार्क इज होम टू मस्क डियर। सेकंड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। थर्ड, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। एंड फोर्थ, डैची गैम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो इनमें से मस्क डियर के ऊपर इन्होंने मेन क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से स्पेशल नेशनल पार्क्स हैं जो ये आएंगे। तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। डैची गैम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है उनका मेजर जो एनिमल जिसको वो कंजर्व करते हैं वो है मस्क डियर। ओके, देखो थर्ड तो नहीं हुआ क्योंकि उसके नाम में ही ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसका मेन फंक्शन है ईगल को प्रोटेक्ट करना। नाउ क्वेश्चन 8, व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? आई होप ये सबको पता ही होगा। हमारी नेशनल वाटर एनिमल कौन सी है? ब्लू व्हेल, सी हॉर्स, गैंगेटिक शार्क एंड रिवर डॉल्फिन। तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है जस्ट गेट अपडेटेड।
इंडिया में जो एक्वाटिक एनिमल है वो है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल इज गैंगेटिक डॉल्फिन। तो यहाँ पे गैंगेटिक नहीं दिया है तो रिवर डॉल्फिन। ओके, ये रिवर गंगेस में पाई जाती हैं एंड ये हमारी नेशनल एनिमल है एक्वाटिक की। Which following is the most important cause of animals and plants driven to extinction? क्या मेन रीजन है कि एनिमल्स और प्लांट खत्म हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है को एक्सटिंक्शंस, थर्ड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्थ है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अब देखो, इनमें से पूछा है प्लांट्स और एनिमल बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन का मेन कॉज बताना है अपने को। तो सबसे पहले क्या होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड को एक्सटेंशन, थर्ड ओवर एक्सप्लोर। वैसे तो ये चारों रीजन है, बट एनिमल और प्लांट्स एक साथ अगर लॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब कोहैबिशन हो रहा है, या एक साथ दोनों जाने का मतलब होता है उनका हैबिटेट लॉस। अगर यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स का अलग अलग पूछा होता देन वी कैन से को ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड ऑल। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द की, जिसके कारण एनिमल्स और प्लांट्स मेनली एक्सटिंक्शन की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग ड्यू टू लो स्केर्सिटी और लो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड्स हम जंगल्स को कट कर रहे हैं, हैबिटेट ग्रीन हैबिटेट खत्म कर रहे हैं, जिससे प्लांट्स और एनिमल एक साथ एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट ऑप्शन नाइन्थ का। नॉट टेंथ, द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म एड्स। ऐसे टर्म जो स्पीशीज एक ही जगह पे पाए जाते हैं और कहीं पे ना पाए जाएं, ऐसे हम स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही मिलती है, दैट इज एंडेमिक या एंडेमिज्म। एनसीईआरटी लाइन है, आप जब रीड करोगे एक बार और तो आपको मिलेगी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2015, और वो भी कैंसिल है। 2015 के पहले वाले हम थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं। तो भी 12 देखते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रीथ्रोन स्पीशीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड टू एस। और क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये एक एडवांस टेक्निक है एक्स-सी2 कंजर्वेशन की। किसकी? एक्स-सी2 कंजर्वेशन की, जिसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन या -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर कोई एनिमल का सेल ले लो, कोई स्पीशीज खत्म हो रही है उसका गैमेट्स ले लो, जैसे स्पर्म या ओवम या एम्ब्रियो ले लो, उसको हम प्रिजर्व करते हैं इस टेक्निक से, ठीक है, ताकि वो वहीं का वहीं प्रिजर्व हो सके लैब के अंदर या बाहर की तरफ। तो क्रायो प्रिजर्वेटिव्स एक एक्स-सी2 टेक्निक है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, तीन ऑप्शन में तो इन सीटू है, तो ऑप्शन क्या जाएगा फोर्थ, एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 13, एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक एंड सैक्रेड ग्रूव। अब इसमें से हमें पता है नेशनल पार्क तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेशनल पार्क वहीं बनाए जाते हैं जिस जगह पे जो स्पीशीज रहती है, तो वो इन सीटू हो गया। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इन सीटू है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब इन सीटू हैं। एक सीटू में क्या आता है, ये सीड बैंकिंग आता है, क्रायो प्रिजर्वेटिव्स आता है, टिश्यू कल्चर आता है। ओके, ये कुछ एक्सीटू जो भी लैब टेक्निक है बेसिकली हम उसको बोलेंगे एक्सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें सैक्रेड ग्रुव क्या है, सैक्रेड ग्रुव का हमने मेघालय का एग्जांपल देखा था कि वहाँ पे कुछ ग्रुव्स थे जो लोगों ने बहुत ज़्यादा होली या रिलीजियस माना था, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्शन का पूरा ये किया। तो ऐसा नहीं है कि उस ग्रुव को कहीं और ट्रांसफ़र करके प्रोटेक्ट किया, वहीं पे ऑन द सेम प्लेस इटसेल्फ किया। तो ऐसे कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वैसे भी इन सीटू कंजर्वेशन। मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है, अब आपको और अच्छा दिखेगा। नाउ 21 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डाटा बुक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करता है। IUCN करता है, UNEP करता है, WWF करता है, या GEF करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक नोटबुक में आप ये ऐड कर सकते हो कि रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है। रेड डाटा बुक पब्लिश करने का काम होता है आपके IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
नॉमेनक्लेचर ये लोग रेड डाटा बुक करते हैं। यूएनईपी नहीं है, जीईएफ नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ तो है ही नहीं। ओके, कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट है जो नेमिंग हर साल लिस्टिंग करता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आपको याद होगा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे में एनसीईआरटी में 3 मेंशन है, वेस्टर्न घाट, फिर उसके बाद हिमालय एंड एक और कोई जो भी था। ओके, तो ये 3 वो हैं जो 2% लैंड एरिया एक्वायर्ड करते हैं, बट 14% का प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज दे कंजर्व। तो कौन सा पार्ट है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का? वेस्टर्न घाट। ओके, a species facing extremely high risk of extinction in an immediate future is called। जो species extremely high risk पे है, जो आगे चल के extinct हो सकती है, ऐसे species को हम क्या बोलते हैं? ओके, तो ऐसे species में बहुत सारे टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जस्ट मीटिंग कॉल। ओके, sorry. तो a species facing extremely highly risk of extinction is in immediate future। ऐसी species जो फ्यूचर में खत्म हो सकती है, हम उसे क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है vulnerable, सेकंड है endemic, थर्ड है critically endangered एंड 14th है extinct। now that ऐसे species जो endangered कैटेगरी में होते हैं, हाई रिस्क के, एनी मूवमेंट इन इमीडिएट फ्यूचर, ऐसे species को हम critically endangered species बोलते हैं। हेलो सर जो करेक्ट आंसर जो होता है ना उस पर टिक भी कर दो, ओके, डन डन डन। करेक्ट आंसर पर टिक भी कर दो आप। ओके ओके ओके। ओके, तो थैंक जो यू सर। जो स्पीशीज फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है, ऐसे स्पीशीज जो हाई रिस्क हैं फ्यूचर में, ऐसे स्पीशीज को हम वल्नरेबल नहीं बोलते हैं। वल्नरेबल जो होंगे, जो फ्यूचर में जाके ख़त्म ही हो जाएंगे, ऐसे स्पीशीज को हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज, ये हमने अभी किया, IUCN, एक क्वेश्चन इसका था। ओके, अब इसके अंदर एक पाई चार्ट है। गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। व्हाट ग्रुप्स ऑफ 4 पोर्शंस रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। अब आपको अंदर ए जो दिख रहा है वो दिख रहा होगा कि ये मेजर में है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, और इन्होंने हिंट में कह दिया इन्वर्टिब्रेट्स। तो ऑब्वियसली इन्वर्टिब्रेट में ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो सबसे ज़्यादा है या पाई का मेजर पार्ट लिया हो? तो हमें पता है वो होता है ऑर्थोपोडा। हमने ये तीनों पाई डायग्राम्स के क्वेश्चंस कहाँ पे देखे हैं? एनसीईआरटी में, जिसमें हमने देखा था एंजियोस्पर्म मैमल्स का था, फिर मॉलस का, ऑर्थोपोडा का था। तो ए तो डेफिनेटली ऑर्थोपोडा होगा, एंड ऑर्थोपोडा के अंदर मेजरली क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। तो ऑप्शन ए में आ जाएगा इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स का ऑप्शन 2 है, ए एंड डी, तो मतलब दूसरा वाला हमें और कोई बी सी डी में से फाइंड करना पड़ेगा। अब बी सी डी में से नेक्स्ट वाला जो हम देखेंगे टू गेट आवर सेल्फ क्लियर, वो है बी वाला ऑप्शन। हमें बेसिकली क्या लग रहा है? सेकंड क्रस्टेशियन नहीं, इंसेक्ट नहीं। बी एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर आप देखोगे तो मॉलस्का दिया है, एंड सी और डी जो है रिस्पेक्टिवली वो क्या हो जाएगा? क्रस्टेशियंस एंड अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। तो इंसेक्ट, मॉलस्का, क्रस्टेशियन। फोर्थ पाई डायग्राम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्सिटू प्लांट कंजर्वेशन। हम एक्सिटू प्लांट के लिए कंजर्वेशन के लिए क्या क्या यूज नहीं करते हैं? बाय द वे, आप वो आपने हमने अभी जो रेड डाटा बुक का क्वेश्चन देखा IUCN का, आप उसका चाहे तो फुल फॉर्म लिख सकते हो। मैं एक बार बोल रहा हूँ, लिखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन IU ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ओके, करंटली अब इसका नाम बदल दिया गया है। करंटली इसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन
बट WCU, बट आपको क्योंकि ये डाटा पुराने रिलेटेड है एनसीईआरटी का, तो आपको IUCN ही याद रखना पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN। अब आपको लगेगा IUCNN होना चाहिए, बट नहीं, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, दोनों एन स्टैंड फॉर अ सिंगल एन यहाँ पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर XC2? XC2 में हमें पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बोटेनिकल गार्ड्स, सीड बैंक्स एंड फील्ड जीन बैंक्स। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा XC2 कंजर्वेशन नहीं है। तो मैं एक बार XC2 कंजर्वेशन का एक डाटा ही पूरा आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हो। XC2 के अंदर क्या क्या आते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स आते हैं, ओके, जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं, सीड बैंक्स आता है, botanical garden, zoological parks, seed banks, and cryopreservation and gene banks. ओके, तो ये सब XC2 कंजर्वेशन है। तो इस हिसाब से अब अपन अगर अपना डाटा याद रखें, तो फील्ड जीन बैंक, सीड बैंक और बोटेनिकल गार्डन अभी मैंने आपको बताया, तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे XC2। तो कौन सा नहीं है इसमें से? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। Which of the following represents maximum number of species among global biodiversity? सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसकी है ग्लोबल डाइवर्सिटी की बात करें? फंगस, मॉसेस एंड फर्न्स, अलगी एंड लाइकेंस। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो किंगडम है, जो स्प्रेड है सबसे ज़्यादा स्पीशीज में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पाई डायग्राम, वो है किंगडम फंगी। अगेन ये एनसीईआरटी के पाई डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा नंबर फंगी का है। नाउ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज, पहला है वाल्मीकि, सेकंड नागार्जुना सागर, श्री सैलम, पेरियार एंड नागरहोल। इनमें से अब ये जो है, ये थोड़ा सा डाटा बेस हो जाता है कि बहुत सारे नेशनल पार्क, पहले ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब राइटली कुछ नेशनल पार्क के आएंगे तो आएंगे जो क्वेश्चन रिलेटेड आएगा, वरना नहीं पूछते हैं। 2015 के पहले ये सब आता था, बट वी विल देन ऑल्सो हैव अ लुक, ताकि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन भी कैंसिल हो गया है। सो विल गो विथ ऑल। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है हमारे पास, वो है नागर अर्जुन सागर श्री सैलम। ओके, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में है और इसका जो एरिया है लगभग 3600 किलोमीटर, 3600 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर आप सिंपल वर्ड में समझो तो 2.5 गुना, दिल्ली का 2.5 गुना इलाका इस नागर अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ओके, और इसके अंदर तो कोर एरिया, मैंने अभी आपको बोला कोर एरिया क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो होता है 1200 किलोमीटर का, ऑलमोस्ट क्लोज टू दिल्ली। Okay, now which of the following has maximum genetic diversities in India? Mango, wheat, groundnut and rice. हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि राइस के अंदर हमारे पास मोर देन 2 लाख वैरायटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी राइस में है, ये एनसीईआरटी की लाइन है अगेन। तो इसका क्या हो जाएगा? राइस। Now biodiversity of, just a second, हाँ, biodiversity of geographical region represents endangered species found in the region, the diversity in the organism living in the region, genetic diversity in the dominant species of that region, and species endemic to the region। तो बायोडाइवर्सिटी जियोग्राफिकल रीजन की क्या बताती है? उस एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं इन दैट रीजन। जेनेटिक डाइवर्सिटी वगैरह बायोडाइवर्सिटी नहीं बताती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगेन ये डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में दिया गया है। कोई डाटा वाले क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये रहा एक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन? अभी हमने देखा था सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैग्रेड गेम नेशनल पार्क, क्या आ जाएगा? सीड बैंक। द इंडियन राइनोसोरस, जिसको हम वन
वन हॉर्न राइनोस भी बोलते हैं, इस ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट। अब इसके लिए आपको एक थोड़ा सा डाटा याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ये है जो सिर्फ राइनोसॉर्स को प्रोटेक्ट करता है, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है। तो अगर आपको याद होगा वन हॉर्न राइनो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, आप टाटा नेक्सॉन की अगर कार देखोगे तो उनका काजीरंगा एडिशन भी चलता है जिसमें कैमोफ्लेज कलर होता है, ओलिव ग्रीन कलर का। तो उसके अंदर उनका जो लोगो है उसके अंदर राइनोसोरस है जिसके ऊपर एक हॉर्न दिया गया है। अगर आपने कभी भी टाटा नेक्सॉन का काजीरंगा एडिशन देखा होगा तो काजीरंगा एडिशन सोली डिस्क्राइब है काजीरंगा नेशनल पार्क पे जो आसाम में प्रेजेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनोसोरस को उनके जगह पे ही प्रोटेक्ट करता है। तो इसका एग्जांपल किसका है, ये इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। ओके, तो क्योंकि काजीरंगा आसाम में है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जीनेटिक डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जीनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस में है। तो जीनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी राइस में थी, जीनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मैंगो, वीट, टी और टीक में से मैंगो में है इंडिया में। अगेन ये भी एनसीईआरटी का पार्ट है। नो, टाइगर इज नॉट द रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। इनमें से कौन से नेशनल पार्क के अंदर टाइगर्स नहीं आते हैं, सुंदरबंस, जिम कॉर्बेट, गिर एंड रणथंबोर। ना आपको पता होगा जो गिर है, सबसे पहले सुंदरबन वो टाइगर्स के लिए ही है, आपको पता है वेस्ट बंगाल में। सेकंड गिर जो है, गिर गुजरात में है इन द सौराष्ट्र रीजन नियर द सोमनाथ। तो गिर जो है वो एशियाटिक लॉयंस के लिए है, जो वाइटिश कलर के लॉयंस होते हैं या एशियाटिक लॉयंस को प्रोटेक्ट करता है। तो गिर लॉयन के लिए है, वहाँ टाइगर नहीं मिलेंगे। बट तो भी हम देखते हैं आगे का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके ऊपर भी अगेन मूवी है काल, इसके अंदर टाइगर ही रिजर्व किए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में आता है तो ये भी टाइगर रिजर्व है। एंड रणथंबोर नेशनल पार्क इज अगेन फॉर टाइगर एंड टाइगर रिजर्व। जबकि गिर जो है वो एशियाटिक लॉयन और पैंथर और हाइना और नीलगाय को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, टाइगर्स उसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड गिर। नाउ विल सी देयर 40 क्वेश्चन, काफ़ी जो जितना डाटा और रिलेटेड क्वेश्चन मुझे मिलेगा एनसीईआरटी से हम उसको ज़्यादा हिट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स एंड अ प्लांट रिप्रेजेंट्स एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया। कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो एंडेंजर्ड हैं। पहला है बनियान एंड ब्लैक डक, सेकंड बेंटिन बेंटिनकिया निकोबैरिका एंड रेड पांडा, थर्ड है टैमरिंड एंड रेजस मंकी, फोर्थ है किंकोना एंड लेपर्ड। अब इसमें से देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से होते हैं जो एक एरिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर बेंटिनिका निकोबैरिका एंड रेड पांडा जो है, स्पेशली रेड पांडा बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो रेड पांडा का मेजर प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन एंक्रोचमेंट इनटू द हैबिटेट। हम लोग ने उनको लेके जू में और काफ़ी क्यूट होने के कारण एक्सप्लॉयटेशन हुए, तो रेड पांडा एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ बन रही है, एंडेंजर स्पीशीज़ बन रही है इंडिया में अलॉन्ग विथ बेंटिका। ओके, बेंटिका की बात करें तो बेंटिका जो है वो फास्ट ग्रोइंग स्लेंडर पाम ट्री है निकोबार आइलैंड्स के अंदर अंडमान में, और वो भी एक्सटेंड हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेंटिका निकोबार है। नाम ये निकोबार मतलब निकोबार आइलैंड्स में मिलता है, अंडमान एंड निकोबार। बेंटिका मतलब एक पाम का स्ट्रक्चर है क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, तो एक पाम ट्री का नाम है। ओह शिट, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर, हाँ अरावली था एक, ओके वी हैव गॉट इट. So which of the following is considered as a hotspot of biodiversity? 39 question in India. Aravalli, Western Ghat, Indo-Gangetic Plain and Eastern Ghats. तो हमें पता है क्योंकि कि हम सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन है, तो वेस्टर्न घाट विल बी द ऑप्शन. ये भी अगेन हमने पढ़ लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं. वायबल मटेरियल ऑफ endangered स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व बाय. वायबल मटेरियल मतलब जो भी चीज़ें लाइव है, हम अगर उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे टू प्रोटेक्ट देम. तो बेसिकली वायबल टेक्निक जो है वो endangered स्पीशीज़ को प्रिजर्व करती है वाया जीन बैंक. अब जीन बैंक क्या होती है? ये ऐसी जगह होती है जो वायबल या सीड्स के फॉर्म में उनको ये करती है, प्रिजर्व करती है, और फिर उनको ग्रो करते हैं या टिश्यू कल्चर करके या फ्रोज़न जर्म प्लाज्म के थ्रू उनको मेंटेन किया जाता है. तो ये एक जीन बैंक का एग्जांपल है. वायबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व बाय जीन बैंक. ओके, which of the following is the mainly responsible for extinctions of wildlife? Pollution of air and water, hunting of flesh, destruction of habitats, and fourth all of the above. अब हमने पहले ही पढ़ा कि रिस्पॉन्सिबल या वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का मेजर कारण है हैबिटेट लॉस. वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन सब मेन है, बट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेनली किसके लिए बात करता है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन के लिए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिटेट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर? फेलिंग ऑफ ट्रीज, पॉसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कैनिबलिज्म. कैनिबलिज्म क्या होता है? सेल्फ स्पीशीज को खाना, एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. नाउ अभी हमने देखा ऊपर, अगेन हैबिटेट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा. द ब्रीडिंग ऑफ फ्लेमिंगोस Hansawar in India is most likely to be runoff catch, Sambar Lake, Dhana Vihar and Chilka Lake. देखो फ्लैमिंगो जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के बर्ड्स होते हैं और उनको प्रिजर्व किया जाता है उड़ीसा के अंदर. उड़ीसा के अंदर भी कहाँ पे? चिल्का लेक के अंदर. क्यों? क्योंकि जो वाटर है वहाँ पे बहुत सारे उसको अलॉन्ग विथ फ्लेमिंगोस, डक्स और क्रेन्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और वहाँ पे अच्छे खासे फिश की स्पीशीज मिल जाती है जो वो इजीली फीडिंग पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो फ्लेमिंगो या हंसवार को इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कहाँ पे किया जाता है? तो उड़ीसा के अंदर. उड़ीसा में भी कहाँ? चिल्का लेक के अंदर. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ. द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन अ हैबिटेट. द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रीजनल डेंसिटी एंड नीच डेंसिटी. सॉरी. तो 54 के अंदर हमें ये एनसीईआरटी का टर्म है कि अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन किसी एक हैबिटेट पे उसको नीचे बोलते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व्स. मानस असम, कॉर्बेट मध्य प्रदेश, बांदीपुर तमिलनाडु एंड पलामू इन ओडिशा. तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है वो लोकेटेड है आसाम के अंदर ही, जो कि करेक्ट है. कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैनीताल, उत्तराखंड. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया टाइगर के लिए. बांदीपुर जो है, बांदीपुर मेजरली मध्य प्रदेश के अंदर आता है, सॉरी कर्नाटका के अंदर आता है, और पालामू इन झारखंड आता है. ओके, तो ये कुछ नाम आप ऐड कर सकते हो. कॉर्बेट का उत्तराखंड, बांदीपुर का कर्नाटका एंड पालामू का झारखंड. इनमें से आई गेस बांदीपुर का एनसीईआरटी में नाम मेंशन भी है. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच पेयर विथ सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एंचुरी? काजीरंगा अभी हमने देखा वन हैंड राइनोस, तो उसका मस्क डियर तो पॉसिबल नहीं है. गिर लॉयन हमने देखा, करेक्ट पूछा है, गिर का भी जस्ट देखा. सेकंड, सुंदरवन में टाइगर होते हैं, राइनो नहीं होते हैं. डी ऑल ऑफ द अबव कैसे पॉसिबल है? दो गलत हो गए. तो गिर लॉयन, काजीरंगा राइनोसोरस के लिए, सुंदरबन टाइगर्स के लिए. तो ये करेक्ट पेयर है.
पर इसमें से करेक्ट पेयर सिर्फ गिर लॉयन वाला है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपके पास जो बुक्स होगी आप एक बार पहले एनसीईआरटी रीड करना, डाटा पहले रीड करना, और फिर से एक बार न्यूमेरिकल्स को देखो। विल ट्राई टू इन द नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। उसके बाद हम एनवायरमेंटल लास्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन हमारे पास टाइम है अभी काफ़ी, तो हम एक बार इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स 12th के जो हैं जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह के, उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नीट रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और फिर उसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।